कौन है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप मेरे साथ राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के सेशन में उपस्थित हैं। हमने पिछली क्लास में मूल अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक कर लिया। उसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार में आए, जिसमें हमने अनुच्छेद 19 देखा था। तो हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और अगले पड़ाव पर हमें मिलता है अनुच्छेद 20। कौन सा मिलता है? अनुच्छेद 20 मिलता है। अनुच्छेद 20 में एक सीधी सीधी बात कही गई है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात जब तक किसी व्यक्ति पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, उसे संरक्षण प्राप्त होगा, वह अपराधी नहीं माना जाएगा, उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई अपराधी है, अगर वो भागने का डर नहीं है उसका, तो सरकार पुलिस उसको हथकड़ी नहीं लगा सकती। मैंने एक एग्जांपल दे दिया केवल वैसे। और ये जो अधिकार है अनुच्छेद 20, ये नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। हमने विदेशियों को कराते समय कहा था कि इन्हें एलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एलियंस कहते हैं इन्हें। अब अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिकों को और गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ये दोनों को प्राप्त है। इसके अलावा यह इसे कानूनी निकाय अर्थात विधिक व्यक्तियों को भी यह प्राप्त है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो कह सकते हैं किस किस को प्राप्त है ये? प्राप्त है नागरिकों को, विदेशियों को, और किसे प्राप्त है? विधिक निकाय या व्यक्ति को। विधिक निकाय में क्या आते हैं? कंपनी आती हैं, ट्रस्ट आते हैं, एनजीओ आते हैं, ये सब क्या आते हैं? विधिक निकाय में आते हैं। इन सबको ये प्राप्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपराधिक विधियों संबंधी अनुच्छेद 20 जो है वो केवल ये ध्यान रखना किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? अब आपको पता होगा दो तरह के मामले होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। क्या होते हैं? एक होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। अब जो हमारा अनुच्छेद 20 है वो केवल आपराधिक मामलों से संबंधित है। आप सोचोगे इसमें तो अपराध लिखा है तो आपराधिक होगा। सिविल मामले में अगर किसी को धोखाधड़ी देते हैं तो वो भी अपराध ही होता है। लेकिन यदि किसी ने किसी बैंक को धोखा दिया, किसी ने कर की चोरी की, तो अनुच्छेद 20 के तहत उसको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा कि जब तक वो दोषी नहीं होगा तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 20 उसे बचाने नहीं आएगा। अगर किसी ने क्रिमिनल कार्य किया है, आपराधिक कार्य किया है, तो उसे संरक्षण प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई, ये वास्तव में है क्या? अनुच्छेद 20 क्या है? जो आपके जेलों में बंद लोग हैं, भाई एक बात बताओ, जो जेलों में जो बंद लोग हैं, क्या वे सभी अपराधी हैं? क्या वो सभी अपराधी हैं? इसका मतलब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि एक बात बताओ, किसी का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल समझते हो क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है हमने किसी पर केस किया, जैसे मुझ पर किसी ने केस कर दिया कि मुझ पर एक मामला है कि मैंने किसी का मर्डर किया है, तो उसकी कुछ सुनवाई होगी। सुनवाई कहते हैं ट्रायल चलना। अगर सुनवाई होगी तो क्या हो सकता है? पुलिस मुझे कस्टडी मांग सकती है। अब दो तरह की कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है और एक न्यायिक कस्टडी होती है। तो पुलिस कस्टडी में मुझे पुलिस चौकी में पुलिस अपने पास रखेगी और न्यायिक कस्टडी में मुझे जेल भेज दिया जाएगा। कहां भेज दिया जाएगा? तो कस्टडी कह रहा हूं, सजा नहीं हो रही, क्या ये कस्टडी, न्यायिक कस्टडी। तो मैं जेल में रहूंगा तो मुझ पर अपराध सिद्ध हुआ क्या? तो मैं अपराधी नहीं हूं।
तो क्या है, मेरे पास मामला क्या है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन मैं कहां पर हूं, जेल में हूं। तो इसके अलावा जो जेल में जो व्यक्ति हैं, क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? बंदी व्यक्तियों के भी अधिकार हैं। जेल में ऐसे लोग भी हैं जो अपराधी, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो भी व्यक्ति हैं। तो अब ये वास्तव में किसके लिए है? आपके लिए नहीं है, बंदी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार है। क्या ये? बंदी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार। तो आप लिख सकते हैं साफ भाषा में, बंदी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार, अर्थात राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके, मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। अब आप ये समझिए, जो अनुच्छेद 20 है, इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). तो पहला भाग जो है वो भूतलक्षी प्रभाव। क्या है? भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण। क्या है? भूतलक्षी, लिख लो, मैं अभी समझा दूंगा। भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) क्या है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) है दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20(3) है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) हमने कहा है इसमें भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। इसमें एक शब्द आया भूतलक्षी। अब भूतलक्षी विधियां और भूतलक्षी विधियां तो क्या होंगी? कुछ भविष्यलक्षी विधियां भी होंगी। भूतलक्षी विधियां और भविष्यलक्षी विधियां, ये क्या होती हैं? अगर आप इन्हें समझ जाएंगे तब हम आगे आपको बढ़ा पाएंगे। भूतलक्षी दांडिक विधियों संरक्षण का मतलब क्या है? भूतलक्षी विधियां भूतलक्षी विधियां कभी कभी क्या होता है कि जो विधानमंडल या संसद होती है, कोई अधिनियम पारित करती है। संसद ने अधिनियम पारित किया और उसमें तारीख लिख दी कि यह अधिनियम 1950 26 जनवरी 1950 से प्रभावी माना जाएगा। अब आप क्या चल रहा है? आज तारीख कितनी चल रही है? 2023 है, लेकिन संसद ने एक कानून बनाया और लिख दिया यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 से प्रभावी माना जाएगा। अर्थात इसको क्या कर रहे हैं हम? लागू बहुत पहले से करा रहे हैं। ऐसा संसद के पास अधिकार है। और भविष्यलक्षी विधियां क्या होती हैं? कोई अधिनियम पारित हुआ और पारित होने के बाद तुरंत लागू हो गया। जैसे कोई अधिनियम आज पारित हुआ, आज या कल फिर जो तारीख दी उसके हिसाब से लागू हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यलक्षी विधियां। भूतलक्षी विधियां और भविष्यलक्षी विधियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं सिविल और एक हो सकती हैं आपराधिक। ऐसे ही भविष्यलक्षी विधियां भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं सिविल और एक हो सकती हैं आपराधिक। तो मैंने आपको बताया विधियों के 2 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया कि विधियों के 2 प्रकार होते हैं। एक भूतलक्षी विधियां होती हैं, एक भविष्यलक्षी विधियां होती हैं। भूतलक्षी विधि का मतलब क्या है कि कोई अधिनियम है, संसद ने वो किसी पुरानी डेट से उसे लागू करने के लिए प्रावधान किया हो। वहीं भविष्यलक्षी विधि का मतलब क्या है? जो पारित हो तुरंत लागू हो जाए, वो भविष्यलक्षी विधि होती है। जैसे इसमें भी भूतलक्षी विधियां 2 विधियां होती हैं, सिविल और आपराधिक। सिविल अगर कोई मामला है तो उसमें लिख सकते हैं आप कोई कर लगाने संबंधी। क्या होता है? सिविल क्या होता है? कानून कोई कर लगाने संबंधी होता है। और वहीं आपराधिक क्या होता है? किसी कृत्य के लिए दंड का प्रावधान करना, किसी कृत्य के लिए दंड का प्रावधान करना या दंड में वृद्धि करना, यह आपराधिक कानून में होता है। अब सिविल कानून को अगर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना है, इसकी कोई मनाही नहीं है, इसके लिए मनाही नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी कानून को हम पुराने टाइम से लागू कर दें। जैसे इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स की जो दरें हैं बदल जाती हैं। और जैसे हम कहें कोई इनकम टैक्स की दर थी, हमने कहा कि ये जो दर है इसको हम बदलते हैं 14% से हम इसे 12% करते हैं और ये पिछले 2 साल से लागू होगी, पिछले 2 वित्तीय वर्ष से लागू होगी तो मानी जाएगी। लेकिन समस्या सारी आती है आपराधिक में। किसमें आती है? आपराधिक में। अब आपराधिक जो प्रावधान है उसमें कृत्य को दंड का प्रावधान किया जाता है। क्या हम इसे बूथलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं? यदि आपने एक मामला सुना हो निर्भया कांड, दिल्ली केस, तो दिल्ली केस में क्या था, जब निर्भया का बलात्कार करने वाले में एक व्यक्ति माइनर भी था। माइनर समझते हो? 18 साल से कम था। अब उसने इतना जघन्य अपराध किया था कि पूरा देश उसके प्रति आक्रोशित था। लेकिन हमारे यहां अगर माइनर कोई बलात्कार करता है तो उसे जेल नहीं भेजा सकता, उसे सुधार गृह में भेजा जाए। कहा जाएगा? सुधार गृह में। बच्चों की अलग से जेल होती है। वो 18 साल से कुछ ही महीने कम था। बात समझ आ गई? लेकिन उसे अब हमारे देश की जनता चाहती थी कि ऐसा ना हो, तो सरकार ने क्या किया, एक कानून लेके आई। सरकार क्या लेकर आई? एक कानून लेके आई। उसमें कहा गया यदि कोई जघन्य अपराध करता है या किसी जघन्य अपराध में शामिल होता है या किसी का बलात्कार करता है तो उसके और यदि उसकी आयु 15 साल से अधिक है तो उस पर वही प्रावधान लागू होंगे जो एक एडल्ट व्यक्ति पर लागू होते हैं, एक वयस्क व्यक्ति पर लागू होते हैं। लेकिन यह प्रावधान किया कब गया? निर्भया केस के बाद। अब देश की जनता भी चाहती थी, सरकार भी चाहती थी सबको उसको क्या हो, सजा हो। लेकिन न्यायालय क्या था, उसके हाथ बने हुए थे। क्यों? अनुच्छेद 20 के अनुसार, अनुच्छेद 20 में साफ साफ कहा गया कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से क्या दिया गया है, संरक्षण मिला हुआ है। हम ऐसा कोई आपराधिक कानून नहीं बना सकते जो पिछली डेट से लागू हो। अगर पिछली डेट का मतलब क्या हुआ, अगर उस व्यक्ति को सजा देनी थी तो जब उसने अपराध किया था उस समय ऐसा कानून होना चाहिए कि उसको उसका फायदा मिल सके। सीधी सी बात है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, क्या किया, उसने अपराध किया है, अब उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अब मान लो सजा मिलती है उसे 2 साल बाद। कब मिलती है? इन 2 सालों के बीच क्या होता है, एक नया कानून आ जाता है। इस नए का और एक पुराना कानून था। पुराना कानून कब था? अपराध करते समय। पुराना कानून कब था? अपराध करते समय। पुराने कानून के अनुसार इसको सजा मिलनी चाहिए थी 3 साल की। नए कानून के अनुसार इसको सजा मिलेगी 5 साल की। तो अब मुझे बताओ कौन सा कानून इसी सजा पर लागू होगा? हमेशा ध्यान रखना, आपको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी आपने अपराध करते समय किसी अधिनियम में प्रावधान था। अगर किसी अपराध के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है, एक जेब कतरा है और जेब काटने की सजा 6 महीने है, बाद में क्या किया सरकार ने, जेब काटने की सजा 2 साल कर दी। कितनी कर दी? 2 साल कर दी। लेकिन आपने जब जेब काटी थी उस समय 6 महीने की सजा थी, लेकिन जब आपको सजा मिल रही है तब 2 साल की सजा है, लेकिन आपको 6 महीने की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने जब जेब काटी थी तब प्रावधान केवल 6 महीने का था। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति हो, जेब काटने के लिए 2 साल की सजा थी, लेकिन जब आपने अपराध किया तब 2 साल की सजा थी, लेकिन जब आपको सजा मिली तो 6 महीने की सजा रह गई, तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। आपकी सजा कम तो हो सकती है लेकिन आपकी सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता। आपको उतनी ही सजा मिलेगी जितना आपने अपराध किया है। आपको उन्हीं कानूनों के अनुसार सजा मिलेगी जिस समय आपने अपराध किया था उस समय वो मौजूद थे। तो इसमें कहा गया भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अब आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे होंगे कि ऐसी सभी विधियों से संरक्षण है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि किसी आपराधिक कानून को पिछली डेट से लागू करके आपको सजा दे दे। ये क्या हो जाएगा, मनमाना तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनमाना तरीका। आप पहले सोचिए कि इन अपराधों के लिए क्या क्या सजा हो सकती है, उसके बाद आप दंड दीजिए। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? हुआ क्या, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मैच फिक्सिंग। लड़कों ने लगभग सुना ही सुना होगा।
मैच फिक्सिंग एक शब्द सुना होगा आपने। तो क्या था, एक समय ऐसा था जब मैच फिक्सिंग अपराध नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे कि मैच फिक्सिंग भी हो सकती है। तो कुछ खिलाड़ियों ने मैच फिक्सिंग कर ली। अब उन पर सिद्ध तो हो गया कि मैच फिक्सिंग की है इन्होंने, लेकिन उन्हें कोई अपराध नहीं मिला, ना तो उन्हें टीम से निकाला गया मैच फिक्सिंग के आधार पर, ना ही उन्हें कोई सजा मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैच फिक्सिंग उस समय अपराध नहीं था। मैंने यही लिखाया, अगर कोई आपने अपराध किया है, अब ये अपराध जो है, अपराध है या नहीं, ये कैसे जाने होगा? जब आपने कोई कार्य किया, कृत्य किया, उस समय कौन कौन सी विधियां हैं, उस विधि के अनुसार है या नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैच फिक्सिंग आज आपने की और सरकार ने देखा मैच फिक्सिंग हो रही है, उन्होंने क्या किया, मैच फिक्सिंग पे कानून बना दिया। अब मुझे सजा कब मिलेगी? क्या अभी बनाए गए कानून सजा मिल सकती है मेरे को? नहीं। मेरे को अगर सजा नहीं मिलेगी तो पहले बनाए गए कानून से। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो आप ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई गलत काम किया, उसके अनुसार देखा कि अरे ये तो ऐसे ये भी काम होता है गलत, ये भी अपराध होता है, आपने सजा बना दी, अच्छा लिख दिया, चलो वही सजा दो। क्यों? कारण क्या है? विधि का शासन। किसका शासन है? विधि का शासन है, राजा का शासन नहीं है। किसका शासन है? विधि का। और विधि में जो लिखा है उसी के अनुसार सजा मिलेगी। कोई दिक्कत? अगला लिखें पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, इसमें लिखें कोई आपराधिक कृत्य, कोई आपराधिक कृत्य करने के समय, कोई आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के, कोई आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के लिए जो दंड निर्धारित करती है, किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। मैंने क्या लिखा? अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। यहां पर क्या लिखा है? एक शब्द आया है, अधिक नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? कोई, अब जैसे निर्भया केस था, उसका मैंने उदाहरण बता दिया आपको। जो निर्भया केस में क्या हुआ था, एक माइनर पकड़ा गया और माइनर को क्या हुआ, केवल सुधार गृह भेज सकती न्यायालय, क्योंकि उसमें कोई कानून था ही नहीं कि 18 साल से नीचे का अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके लिए कोई कड़ी सजा दी जा सकती है। ये कानून तो उसके बाद बनाया गया, इसलिए जब वो छूटा तो बहुत सारा हंगामा हुआ, न्यूज में बहुत केस आए, लेकिन न्यायालय क्या करेगा? हमारे किसका शासन है? विधि का शासन है, तानाशाही नहीं चलेगी, इसलिए उसको सजा नहीं हुई। एक जेब कतरे का उदाहरण बताया मैंने, जेब कतरे का उदाहरण, अगर जेब काटी उस समय क्या थी? 6 माह की सजा थी। बाद में क्या हुआ? बाद में 2 साल की सजा कर दी, तो उसे कितनी सजा मिलेगी? केवल ये वाली सजा मिलेगी। यदि लेकिन इसका उल्टा होता, क्या होता? उल्टा, किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा होती जेब काटने पर, लेकिन बाद में 6 माह की कर दी जाती, तो कौन सजा मिलती उसे? 6 माह की मिलती। कौन सी मिलती? 6 माह की मिलती। कोई दिक्कत इस चीज में? हमने अनुच्छेद 20(1) देख लिया, अब देखते हैं अनुच्छेद 20(2) दोहरे अपराध से संरक्षण। क्या है ये? दोहरे अपराध से संरक्षण। इसमें सीधी सीधी सी एक बात कही गई है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध और एक ही अभियोजन, क्या है? एक ही अपराध और एक ही अभियोजन, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को मैंने कहा किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। इसका एक आपने मूवी देखी होगी, अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की मूवी है, आपने इसका एक नाम गाना सुना होगा,
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये इसी मूवी का गाना है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अंधा कानून में क्या था, अमिताभ बच्चन एक जंगल वन अधिकारी बना हुआ था। उस वन में क्या होता था, लकड़ियों की तस्करी होती थी। तो जो मेन सरगना था उस पर लगातार दबाव बन रहा था, इसलिए उसने एक चाल चली और उसने अपनी मृत्यु की अफवाह फैला दी कि और कहा कि अमिताभ बच्चन ने पर्सनली दुश्मनी के कारण उसको मार दिया है। और यह बात कोर्ट में डिसाइड भी हो गई कि हाँ, अमिताभ बच्चन ने उसका मर्डर किया है। उसके बाद उसे क्या मिल गई, सजा मिल गई। इस फिल्म में रेखा शायद हेमा मालिनी भी है जो इंस्पेक्टर बनी हुई है, और शायद रजनीकांत भी है। तो जब उसे सजा मिल गई तो जब वो अमिताभ बच्चन छूटकर आया तो उसके बाद वो उसे मिल गया, विलेन जो खलनायक था वो मिल गया। तो उसने दौड़ा दौड़ा कर उसको मारा और कोर्ट के अंदर जाके उसका फिर मर्डर कर दिया। जब मर्डर कर दिया तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो फिर उसका जब पकड़ लिया तो देखा गया कि इसके मृत्यु की सजा में तो क्या हुआ है, इसको पहले ही सजा मिल चुकी है, मृत्यु तो इसने अब की है। तो क्या आप बताओ कि उसने जो अपराध किया था उसके लिए पहले सजा पा चुका था, क्या उसी के लिए उसको दोबारा सजा मिल सकती थी? इसलिए अमिताभ बच्चन को सजा नहीं मिली, इसलिए कहा गया अंधा कानून। क्या कहा गया, अंधा कानून। और क्यों सजा नहीं मिली? क्यों अनुच्छेद 20(2) दोहरे अपराध से संरक्षण क्या प्रदान किया गया है, दोहरे अपराध से संरक्षण प्रदान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब एक और बात है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी ने, कोई व्यक्ति है, उसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया, मतलब मुवक्किल बनाया गया, लेकिन उसे दंड नहीं मिला, तो क्या उस पर दोबारा वो उसी मुकदमे में उस पर केस चलाया सकता है या नहीं? चलाया सकता है। अमेरिका में नहीं चलाया सकता, लेकिन हमारे यहां चलाया सकता है। मैंने आपको बताया कि पहले उसी अपराध के लिए एक बार ट्रायल हो चुका है, तो क्या दोबारा विचारण किया सकता है? यदि उसे दंडित नहीं किया गया, ऐसा कोई मामला था जिसमें किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया कि आपने उस व्यक्ति का, जैसे कोई ए व्यक्ति था, क्या था, ए व्यक्ति था, इस पर आरोप है किसने बी की हत्या की है, क्या की है, बी की हत्या की है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, और इसे सजा नहीं मिली। लेकिन फिर क्या हुआ, पुलिस को कुछ अन्य सबूत मिले, पुलिस को अन्य सबूत मिले, पुलिस को क्या हुआ, अन्य सबूत मिले। तो क्या अब अन्य सबूत मिले कि ए ने बी की हत्या की है, ए ने बी की हत्या की है। ए एक व्यक्ति था जिसने बी की हत्या का आरोप लगाया गया इस पर, लेकिन सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए सजा नहीं मिली। लेकिन बाद में कुछ समय बाद क्या हो, पुलिस को सबूत मिले कि ए ने बी की हत्या की है। अब ये बताओ, जब इसको पहली बार बरी कर दिया गया है, क्या ए पर दोबारा मुकदमा चल सकता है, ट्रायल हो सकता है? कि अब क्या हो, पुनः ट्रायल, ट्रायल का मतलब मुकदमा। अगर भारत है तो चलाया जा सकता है, अगर अमेरिका है और या इंग्लैंड है तो नहीं चला सकता, क्योंकि इसको अब तक सजा नहीं मिली है। अगर इसको सजा मिल जाती तो नहीं चला सकते थे। समझ में आ गया, बात नहीं आ गया? अब इसे सजा नहीं मिली है तो कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसने कोई दूसरा अपराध किया है तो सजा मिल सकती है। भाई अगर अभियोग किसी दूसरे मामले में पकड़ा जाता है, जैसे पहले क्या था, ए ने बी की हत्या की थी, अब उसने सी की हत्या कर दी, तो मामले अलग हो गया है। तो इसमें आपको बताने की जरूरत है क्या? अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही कार्य किया किसी व्यक्ति ने, लेकिन उससे क्या हुआ है, अपराध कई हो गए। क्या हो गए, अपराध कई हो गए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी महिला की हत्या कर दी, पहले उसका रेप किया, फिर मारा पीटा, फिर उस पर अत्याचार किए, कई दिनों टॉर्चर किया, उसके बाद क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो अब उस पर कई मामले गंभीर बनेंगे। एक तो रेप का केस बनेगा, एक टॉर्चर का केस बनेगा।
एक किडनैपिंग का केस बनेगा और एक हत्या केस बनेगा। तो इन सभी मामलों के आधार पर उसे अलग अलग सजा मिल सकती है। एक ही महिला का मर्डर हुआ है, एक ही महिला की हत्या हुई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने की है उसे अलग अलग सजाएं मिल सकती हैं और सारी सजाएं सामूहिक रूप से मिल सकती हैं। और यह भी कह सकता है कोर्ट कि ये सभी सजाएं उसे अलग अलग भुगतनी होंगी, अलग अलग सजाएं काटनी होंगी, यह भी कह सकता है कोर्ट। और यह भी कह सकता है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जैसे उसको किडनैपिंग के लिए 4 साल की सजा हुई, बलात्कार के लिए 14 साल की सजा हुई, हत्या के लिए 20 साल की सजा हुई, ऐसी सजा हुई, तो उसको क्या हो सकता है कि सारी सजाएं एक साथ काटनी, मतलब 20 साल की अधिकतम सजा काटनी होगी। और कोर्ट यह भी कह सकता है कि 4 साल की अलग काटनी होगी, 14 साल की अलग काटनी होगी और 20 साल की सजा उसे अलग काटनी होगी। बात समझ में आ गई क्या कहा मैंने? तो ऐसा भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 20(2) खत्म हो गया। हमने उसमें समझा कि उसके क्या क्या प्रावधान थे। अगले पड़ाव पर हम फिर पहुंचते हैं। तो अगला पड़ाव है अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) के तहत हमने कहा है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है कि सरकार या पुलिस, मतलब विशेषकर पुलिस, आपको दबाव नहीं डाल सकती कि आप अपने विरुद्ध स्वयं गवाही दें। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं को साक्षी बनाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। देखिए, यह अनुच्छेद डालने का उद्देश्य क्या था? वैसे तो मैं आपको बहुत तरीकों से समझा सकता हूं, लेकिन समय का हमारे पास अभाव है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो पुलिस की क्रूरता, मारपीट, यातनाएं, इन सबसे बचाने के लिए इस अनुच्छेद को डाला गया। केवल आप शारीरिक उत्पीड़न ना समझें, कभी कभी पुलिस मानसिक उत्पीड़न भी देती है। आपको घंटों तक एक ही जगह पर बैठा ले रखना, यह आप पर शारीरिक उत्पीड़न ना होकर मानसिक उत्पीड़न होता है। आपको लगातार परेशान करना जिससे आप अपने स्वयं की गवाही दे सकें, एक सब क्या होता है? मानसिक उत्पीड़न होता है। तो मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए यह वाला अनुच्छेद डाला गया। तो कह सकते हैं इसका उद्देश्य पुलिस की क्रूर, अमानवीय और अत्याचार से बचाने के लिए इस अनुच्छेद को डाला गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं, हाँ लिख लो। अभियोजन की प्रक्रिया में क्रूर, अमानवीय या यातनापूर्ण पूछताछ की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहां पर एक बेसिक पॉइंट समझना होगा कि संरक्षण किसे प्राप्त है। संरक्षण की 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। पहली शर्त क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने संरक्षण केवल किस मामले में प्राप्त होगा? आपराधिक मामलों में। किसमें प्राप्त होगा? इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिविल मामलों में हमें ऐसा संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं संरक्षण की 3 शर्तें हैं। आपराधिक मामला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपराधिक मामला होना चाहिए। अब एक है अपने विरुद्ध गवाही। और ये गवाही का मतलब क्या है? गवाही का मतलब है हम व्यक्तिगत सूचना नहीं दे सकते, ऐसे तथ्य नहीं बता सकते जो व्यक्तिगत सूचना पर आधारित हो। तो गवाही का मतलब क्या है? ऐसे तथ्य जानकारी देने से विवश नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत आधार पर दी जाती हैं। ऐसे तथ्य या जानकारी देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत आधार पर दी जाती हैं। अब इसमें एक शब्द और आया है, वो है बाध्य नहीं किया जाएगा। एक शब्द क्या आया इसमें? बाध्य नहीं किया जाएगा।
इसमें एक बात छुपी है जो आप देख पा रहे होंगे। अगर स्वप्रेरण से कोई गवाही देना चाहे तो स्वप्रेरण से देने की मनाही नहीं, अपनी इच्छा से गवाही दे सकते हैं। इसलिए आपको ठोक बजाकर वहां पर सेट कर दिया जाता है कि अगर तूने नहीं दी तो आएगा तो तू हमारे पास ही है, किधर जाएगा। तो फिर ध्यान रखना, तो स्वप्रेरण से दे सकते हैं। अब बाध्य नहीं किया जाएगा अर्थ क्या हो सकता है? शारीरिक और मानसिक दोनों आधार पर बाध्य नहीं कर सकते। शारीरिक आधार दिखते हैं कि आपको लाल पीला कर दिया, मानसिक आधार दिखते नहीं हैं। अब आप सोचो, आपका कोई बाल लेना चाहे सिर का और आपकी इच्छा नहीं है देने की, क्या आप दोगे? क्या पुलिस लेगी बाल आपके? बाल का नमूना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए टेस्टिंग के लिए। और उसको एक बाल मिला, जैसे यहां मर्डर हुआ, वहां पर क्या हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसे एक बाल मिल गया। अब बाल मिल गया, आपने ऐसे नाटक या फिल्मों में देखा होगा, तो पुलिस क्या करती है, चुपचाप जाती है उसके बाल का नमूना या हाथों का नमूना लेने के लिए, मांगती नहीं है उससे वो, क्योंकि वो नहीं देगा अगर उसकी इच्छा नहीं है। तो अगर वो अपराधी होगा तो मना कर देगा। तो अगर आपके बाल का नमूना कोई लेना चाहता है पुलिस ऑफिसर कि आप अपराधी हैं नहीं, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो बाल के नमूने आप नहीं दोगे। अगर आपकी कोई फिंगरप्रिंट लेना चाहे तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं दोगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोगे क्या आप? अब आपने सुना होगा एक लाइट टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टिव टेस्ट, मतलब झूठ बोलने के संबंधी टेस्ट होता है। अगर आप चाहो तो उसे दे सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं दोगे। ऐसे ही एक और टेस्ट होता है आपका, वो होता है पॉलीग्राफी। क्या होता है? पॉलीग्राफी। एक और टेस्ट होता है बैन फिंगरप्रिंटिंग। क्या होती है? बैन फिंगरप्रिंटिंग होती है। ये सब अगर पुलिस करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा, उसको आपकी परमिशन लेनी होगी। अगर आपकी परमिशन नहीं लेती है तो अगर वो आप कुछ बोल भी देते हो तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। कोर्ट में मान्य तभी होगा जब आप क्या करेंगे, आप उसकी परमिशन देंगे, आप ऐसा मेरे साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यदि को बताओ अंगूठे की छाप कोई लेना चाहता है तो आपको देनी पड़ेगी। अगर अंगूठे की छाप कोई लेना चाहता है तो आपको देनी पड़ेगी। भौतिक विषयों के बारे में कोई जानना चाहता है, जैसे आपका जूता रह गया था कहीं, आप कहीं गए और वहां पर हो गया कांड, आपका जूता मिल गया, आपका बैग मिल गया, आपका पर्स मिल गया, आपका एटीएम कार्ड मिल गया, तो देना पड़ेगा भैया, है। आपकी बैंक की डिटेल भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अंगूठे का निशान है, हस्ताक्षर है, वो भी दे सकते हो। अब कहीं पर ब्लड मिला, आप पर शक है तो आपको रक्त भी देना पड़ेगा अपना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कुछ चीजें दे सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं दे सकते बिना परमिशन के। तो ये था आपका अनुच्छेद 20, जिसके 3 भाग थे, आपने देखे होंगे। अब एक अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे हम कल देखेंगे, कल की क्लास में। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, आप लोग क्लास मिस ना करें और रेगुलर क्लासों को देखें। मैं विश्वेंद्र सिंह अग्निपथ अकेडमी से आपसे अब विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।